आज हम शुरू करेंगे जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। अभी तक हमने देखा संचार किसे कहते हैं, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, संचार और जनसंचार में अंतर क्या है। जनसंचार के कई माध्यमों को हमने देखा और आज हम शुरू कर रहे हैं जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। यहाँ पर बता रहा है कि आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती है। जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। मतलब किसी न किसी तरह से हम जनसंचार से जुड़े हुए हैं। खरीद फरोख्त के हमारे फैसलों पर भी विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। देखते हो ना, विज्ञापन दिया रहता है विवाह के लिए भी। तो टिकट बुक कराने और टेलीफोन का बिल जमा कराने के लिए भी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। देखो यहाँ पे एक विज्ञापन भी दिया है, छिपे हुए कैमरे से कैसे बचने का एक ही रास्ता है, घूस मत लो, है ना, ताकि आपका स्टिंग नहीं होगा। अपनी सेहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक के बारे में जानकारी जनसंचार माध्यमों से मिलती है। टीवी से, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, पत्रिकाओं से। आप माने या न माने, जनसंचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस आए हैं। वे हमारे जीवन शैली को प्रभावित करते हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज़्यादा सरल, हमारी क्षमताओं को और ज़्यादा समर्थ और हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बना दिया है। साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी भी बनाया है। सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक और बहस तथा विचार विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राजनीति और हमारी अर्थनीति पर जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति तक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। अभी LAC पे क्या चल रहा है हम सभी को पता है। कैसे पता है? जनसंचार माध्यमों के कारण पता है। और उसके कारण ही देखो चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार हो रहा है। ये सब क्या है? जनसंचार माध्यमों का ही प्रभाव है। तो आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति तक, अर्थ मतलब धन से संबंधित नीति ना, अर्थनीति तक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। खासकर आपातकाल के बाद जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राष्ट्रीय जीवन में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वे न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर फैलते हैं। और यहाँ पर देखो फिर इस पैरा में क्या दिया है, जनसंचार माध्यम संभावनाएं और खतरे। हर चीज़ का दोनों पहलू होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं और खतरे क्या क्या हैं बता रहा है। सामाजिक विकास और आधुनिकीकरण के संदर्भ में यदि संचार के इन प्रकारों पर हम विचार करें तो इस क्षेत्र में उसकी कई संभावनाएं स्पष्ट होंगी। संचार साधनों को उचित दिशा देकर नए मूल्य प्रतिष्ठित कराए जा रहे हैं। समाज को परंपरा से प्रगति की ओर मोड़ा जा रहा है। उनकी सहायता से जनमानस को आधुनिकीकरण के लक्ष्यों और कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ना। पहले हम लोग एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित थे, लेकिन वर्तमान समय में जब हम संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो देश और दुनिया एक गांव में
सिमट गई है। गांव के लोग भी जानते हैं कि देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, तो उनके रहन सहन, उनके विचारों में भी परिवर्तन आ रहा है। वे भी जो सामान्य अपनी परंपराओं से, अपनी लोकल जो मान्यताएं हैं उनसे आगे बढ़कर उठकर सोच रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। तो जनसंचार के साधन उनके सम्मुख नए जीवन का एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें जड़ता का मार्ग छोड़ सक्रियता की राह पर अपनाने को प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। कोई अपने गांव तक ही सीमित रह के काम नहीं करना चाह रहा है। अब उसको पता है कि नहीं, हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी और कहाँ मिल सकती है, देश में, दुनिया में, इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें उसके पास हैं। तो वो अपने लिए केवल वो गांव में ही नहीं कि नहीं मैं यहाँ की हूँ तो मुझे यहीं पे अपना कार्य खोजना है, मुझे इस लिमिटेड एरिया में ही अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, नहीं, उसका विस्तार हो गया है। अब वो कहीं पर भी अच्छा नौकरी मिलती है, अच्छा रहन सहन मिलता है तो वो कहीं भी जाने को तैयार होता है, क्योंकि उसको उसकी जानकारी मिल जाती है और साथ ही अपने गार्जियन से भी उस माध्यम से जुड़ा रह सकता है। तो मनोरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से जनसाधारण तक पहुंचाया जा सकता है। इन प्रभावशाली संसाधनों के साथ संचार की सीमाओं पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। ये क्या थी, उनका पॉजिटिव चीज़ें थी ना, उसका सकारात्मक पक्ष था। अब कहता है कि ये सारी चीज़ें तो हैं लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। क्या है, संचार एक अस्त्र है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है, उसका अपना कोई बुद्धि विवेक नहीं है ना। आप जैसा उसका प्रयोग करोगे वो वैसा ही प्रयोग होगा। जैसे एक सुई से हम सिलाई का काम करते हैं और तरह तरह के वस्त्र तैयार करते हैं, लेकिन वही सुई यदि गलत जगह पर व्यक्ति को गड़ जाए तो उसकी जान तक ले सकती है, उसको तकलीफ पहुंचाती है। तो यह एक अस्त्र है। मूल प्रश्न है, यह अस्त्र किसके हाथ में है? क्या उनमें इन साधनों का कल्पनाशील और सार्थक उपयोग करने की कितनी क्षमता है? दूसरे शब्दों में इन साधनों का उपयोग कौन, किस उद्देश्य से और कितनी क्षमता से कर रहा है? कुछ हाथों में यदि संचार प्रगति का प्रेरक बन सकता है तो दूसरे हाथ उसे परंपरा का पोषक बना सकते हैं, है ना। और उनका उपयोग देश का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं को इससे हटाकर अर्थहीन प्रश्नों में उलझाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। एक तरफ संचार यदि आपको परंपरा का पोषक बन सकता है, अपनी परंपराओं को जीवित रखने का माध्यम बन सकता है, तो दूसरी तरफ वह परंपरा का संचार प्रगति का प्रेरक है, आपको प्रगति के लिए प्रेरित करता है, तो दूसरी तरफ आपकी परंपराओं को पोषित करने का कार्य भी करता है। लेकिन यदि उसी का प्रयोग इस ढंग से किया जाए कि आपको या देश को, देश के जनमानस को या राजनीति को अर्थहीन ढंग से समस्याओं में उलझा दिया जाए, अर्थहीन प्रश्नों में उलझाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। कभी कभी संचार प्रगति का स्थान ले लेता है, वास्तविक प्रगति कम होती है पर उसे और काल्पनिक प्रगति को संचार के साधन इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जनता शब्दों के मोहक इंद्रजाल में दिशा भ्रमित हो जाती है और इसके विपरीत अयोग्य संचारकर्ता आशायुक्त संदेशों को कल्पनाहीन तथा अनाकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर उनकी हत्या कर सकते हैं। संचार वस्तुतः दुधारी अस्त्र है जिसका उपयोग बड़ी ही सावधानी से किया जाना चाहिए। इसके बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं लेकिन इसके बहुत से नकारात्मक पहलू भी हैं। हम लोग जहाँ बात करते हैं, इंटरनेट से इतना सुविधा हो गया है कि आदमी घर बैठे हर तरह की डीलिंग कर रहा है पैसे से संबंधित। वहीं पे फ्रॉड भी देखने को मिलता है ना। एक दूसरे का आईडी हैक कर लेते हैं और उनका बैंक अकाउंट पूरा खाली कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, तो उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन और सांप्रदायिकता जैसे मामलों को जनसंचार माध्यमों ने लगातार उठाया है और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश
ही की है। हाल के वर्षों में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया तहलका कांड हो या ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह, सबने यही साबित किया है कि यदि चाहे तो जनसंचार माध्यम सत्ता के शिखर को भी हिला सकता है। लेकिन जनसंचार माध्यमों के कुछ नकारात्मक प्रभाव ही हैं। अगर सावधानी से इस्तेमाल न किया जाए तो लोगों पर उनका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिनेमा और टीवी जैसे जनसंचार माध्यम काल्पनिक और लुभावनी कथाओं के जरिए लोगों को एक नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं, है ना। व्यक्ति विश्वास कर लेता है जो भी आज के समय में देखो फोटोग्राफी, आप फोटो देख करके नहीं बता सकते कि नहीं व्यक्ति सुंदर है या कुरूप है, आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि एडिटिंग एक से एक ढंग से। वैसे ही किसी चीज़ का प्रभाव आपको इतना सुंदर दिखा देगा कि आप वहाँ जाने को लालायित हो जाएंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उसका वास्तविक रूप बिल्कुल ही अलग होता है ना। तो आपको कल्पना के दुनिया में ले जाता है और इससे लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ति पैदा होती है। क्या बोलता है, नतीजा यह होता है कि वे अपनी वास्तविक समस्याओं का समाधान काल्पनिक दुनिया में ढूंढने लगते हैं और इससे लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ति पैदा होती है। पलायनवादी मतलब भागने की, है ना, भागने की प्रवृत्ति पैदा होती है। जनसंचार माध्यमों खासकर सिनेमा पर यह आरोप भी रहा है कि उन्होंने समाज में हिंसा, अश्लीलता और असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में अगुआ की भूमिका निभाई है। अगुआ मतलब लीडर, रास्ता दिखाने वाला, आगे आगे। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि जनसंचार माध्यमों का लोगों पर उतना वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके बारे में समझा जाता है। लेकिन जनसंचार माध्यमों के प्रभाव को लेकर कुछ धारणाएं इस प्रकार हैं। जनसंचार माध्यम लोगों के व्यवहार और आदतों में परिवर्तन के बजाय उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल और उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं बस। इसी तरह यह माना जाता है कि जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है और अनिश्चय हैं, है ना। अनिश्चय हैं तो वो उससे आकर्षित होते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब लगभग सारे माध्यम एक ही समय में एक ही बात कहने लगते हैं। साथ ही जब वे कई मुद्दों के बजाय किसी एक मुद्दे को बहुत अधिक उछालने लगते हैं और बार बार उन्हीं संदेशों, छवियों, विचारों को दोहराने लगते हैं, तब भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अक्सर देखते होंगे कि अखबारों और टेलीविज़न चैनलों में किसी खास खबर या मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा उछाला जाता है, जबकि कुछ अन्य मुद्दों और खबरों को बिल्कुल जगह नहीं मिलती। यह देखा गया है कि अक्सर उन मुद्दों और सवालों को अधिक उछाला जाता है जिनमें समाज के ताकतवर वर्गों के हित जुड़े हुए हैं या जो निहायत सतही और आवश्यक है। सतह शब्द से बना है सतही। या तो उन मुद्दों को उठाया जाता है जो बड़े लोगों से संबंधित है ना। बोलता है कि इसके साथ ही अक्सर उन मुद्दों को और सवालों को क्या बोलता है, समाज के ताकतवर वर्गों के हित से जुड़े होते हैं। और या फिर ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो बहुत ज़्यादा निहायत सतही और अनावश्यक हैं। निहायत सतही, निहायत मतलब बहुत ज़्यादा, और सतही मतलब ज़मीन से जुड़े हुए, अनावश्यक हो जाते हैं, है ना, जिनका महत्व समय के साथ नहीं रह जाता, या मिडिल क्लास या बहुत अधिक लोगों के काम की खबर नहीं होती है। इसके साथ ही अक्सर उन मुद्दों और सवालों को नज़रअंदाज किया जाता है जिनका संबंध व्यापक जन समुदाय, खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों से होता है ना। ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो बड़े लोगों से के हित का हो, या फिर ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो बिल्कुल ही महत्व का ना हो, है ना। ऐसी बातों को कम उठाया जाता है जो व्यापक जन समुदाय और ख़ासकर समाज के कमज़ोर वर्गों से जुड़ा होता है। पिछले 1-1.5 दशक मतलब 10-15 साल में भारत में कई ऐसे मौके आए जब जनसंचार माध्यमों ने उन मुद्दों को खूब हवा दी जो कहीं न कहीं बहुसंख्यकों या समाज के ताकतवर वर्गों के हितों से जुड़े हुए थे। जनसंचार माध्यमों के प्रभाव के संदर्भ में यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है
कि उन पर किसका नियंत्रण है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनसंचार माध्यमों का संबंध सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यह एक तथ्य है कि अधिकांश जनसंचार माध्यमों पर कंपनियों या व्यक्तियों का ही स्वामित्व है। वे अपने सार्वजनिक हित से ज़्यादा अपने व्यावसायिक मुनाफे को ध्यान में रखकर संचालित करते हैं। इसका सीधा असर जनसंचार माध्यम की अंतर्वस्तु पर पड़ता है। कई मौक़ों पर विज्ञापनदाताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ और सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है। मीडिया के जरिए लोगों को एक खास तरह की जीवन शैली में भी ढालने की कोशिश की जाती है। बहुतेरे विश्लेषकों का मानना है कि उपभोक्तावाद के विकास और फैलाव में जनसंचार माध्यमों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फैशन से लेकर खान पान तक में लोगों की रुचियों और आदतों को बदलने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका देखी जा सकती है। खासकर बच्चों और युवाओं का जनसंचार माध्यमों के जरिए पेश की जा रही आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय में हम लोग समाज में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं जो हमारी परंपराओं से है, वे चीज़ें देख रहे हैं जो हमें टीवी दिखा रही है, जो हमें टीवी दिखाती है या इंटरनेट दिखाता है, न्यूज़पेपर दिखाता है, अर्थात संचार माध्यम दिखाते हैं। लोगों की फैशन भी उसी अनुसार होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहां एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में यह जरूरी है कि हम संचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एकदम आंख बंद करके स्वीकार मत कर लें, है ना। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए। लिपि से मुद्रण तक का सफ़र। लिपि लिखना, मुद्रण छापना, लिखाई और छपाई, दोनों में अंतर होता है क्या? हाँ, होता है। देखते हैं। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति थी। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। फिर से, ध्वनि पर अवलंबित मतलब आधारित। लिपि के विकास के पूर्व, लिपि क्या है? लिपि मतलब लिखना। तो लिखना क्या लिखते हैं? जो सुनते हैं, ध्वनि के अनुरूप ही लिखते हैं ना, जो सुनते या बोलते हैं वही लिखते हैं। तो ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व, ध्वनि को लिपिबद्ध करने के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। क्या क्या? चित्रलिपि, है ना, चित्र खींच करके अपनी बात को स्पष्ट करना। पिक्टोग्राफी, पिक्चर्स के माध्यम से इसी तरह का एक प्रयोग था। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। चित्रलिपि भाषा से जुड़ी नहीं होती, इसलिए उसकी मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव है। चित्रलिपि अर्थात चित्रों के माध्यम से किसी संदेश को देना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को भाषा का ज्ञान हो। किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति उन चित्रों को देखकर उसमें छिपे हुए संदेश को समझ सकता था, है ना। यह चित्रलिपि का फायदा। तो कहते हैं कि चित्रलिपि भाषा से जुड़ी नहीं होती, इसलिए उनकी मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव होती है। आवश्यक होता है कि चित्र को समझना। यदि आप चित्र समझेंगे तो आप उसके संदेश को भी समझ जाएंगे। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इस लेखन शैली का प्रयोग किया। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों से विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप लिया। यह चित्रलिपि का संवर्धित रूप था और उसमें स्थितियों और घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की असीमित शक्ति भी थी। अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति,
अमूर्त जिनको हम कोई आकार नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो उनको भी अभिव्यक्त किया जा सकता था। इतनी असीमित शक्ति थी उसमें। तो प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण नहीं करते थे, वे उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी अभिव्यक्त करते थे। चित्रलिपि में छोटा सा वृत्त सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। छोटा सा वृत्त है तो वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। ऑडियोग्राफी में संदर्भ के अनुसार उससे ताप, प्रकाश और दिन का बोध भी होने लगा। इस लिपि में भी प्रस्तुत प्रतीक और उसके बोले हुए प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। चित्रलिपि की तरह यह भी भाषा संबद्ध नहीं थी, है ना। ध्वनि पर आधारित लिपियों के विकास के पहले कई संक्रमणकालीन लिपियां आईं जो मूलतः ऑडियोग्राफी थीं, पर जिनमें धीरे धीरे ध्वनि आधारित तत्व सम्मिलित हो रहे थे। प्राचीन मेसोपोटामिया और कीट की तथा हिट्टियाइट लिपियां इस वर्ग की हैं। लिपियों के विकास के अगले चरण और भी महत्वपूर्ण हैं। एक और लोगोग्राफी का विकास हुआ, जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह था, लोगो था, है ना। इस लिपि को शब्द लेखन भी कह सकते हैं। दूसरी धारा थी ध्वनियों के आकार पर लिपियों के विकास की, जिसका चरम उत्कर्ष अक्षरों के आविष्कार में हुआ। इन लिपियों ने लेखन के स्वतंत्र रूप का अंत कर उसे केवल भाषा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना दिया। इस क्रांति के प्रभाव बड़े व्यापक थे। लिपिविहीन भाषाओं ने ज्ञान विज्ञान की परंपरा का वहन किया था। उनमें साहित्य के विभिन्न रूपों की रचना हुई थी और सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन भी किया गया था। उस साहित्य को स्थायित्व देने में कठिनाइयाँ थीं। लिपि ने उन्हें बड़ी मात्रा में दूर किया। पत्तों, मिट्टी की पतली ईंटों, पत्थर, चमड़े, वस्त्र आदि पर लिखकर मनुष्य ने अपने संचित ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का प्रयत्न। लिपि एक रहस्यमय और चमत्कारी शक्ति थी, जिस पर अधिकार रखने वाले थोड़े से लोगों को समाज में ऊंचा स्थान मिला। इस तरह से ज्ञान एक छोटे से वर्ग के हाथ में आ गया, जिसने उसका उपयोग बहुत कुछ अपने हितों में किया। यह दूसरी बात है कि आगे चलकर उसी ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ। यह स्थिति संसार की चौथी क्रांति ने बदली, जिसे कागज और मुद्रण की संयुक्त क्रांति मानना उचित होगा, है ना। इससे पहले जो कुछ भी था वो सीमित लोगों तक था। इसके बाद जब कागज का आविष्कार हुआ और मुद्रण मतलब छपाई का, लेखन का काम तुम कितनी जगह लिखोगे ना, एक ही चित्र, चाहे वो चित्र का माध्यम हो चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, केवल हाथ से लिखना है तो उसकी कितनी प्रतियां बनेंगी। तो जब कागज का और मुद्रण का अर्थात छपाई का आविष्कार हुआ तो बहुत बड़ी क्रांति आई। क्रांति अर्थात परिवर्तन। अभी तक ज्ञान पर केवल समाज के कुछ लोगों का ही अधिकार था, छोटे से भाग का ही अधिकार था। तो कहते कि जिसने ईस्वी सन 105 में वृक्षों की कूटी हुई छाल, सन, पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों के उपयोग से कागज बनाया। 500 वर्षों तक यह शिल्प चीन में ही रहा। 7वीं सदी के आरंभ में यह कला जापान पहुंची और बौद्ध भिक्षुओं ने मलबरी वृक्ष की छाल से कागज बनाना आरंभ किया। इसी देश में सन 770 में सांचों से मुद्रण आरंभ हुआ, सांचे के माध्यम से छपाई। तो साम्राज्ञी सोटोकू की आज्ञा से 10 लाख प्रार्थना पत्र छापे गए। इस योजना को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगा। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने की क्रिया का आरंभ इसी प्रकार के प्रयत्नों से हुआ। धीरे धीरे छपाई के प्राथमिक रूप संसार के दूसरे भागों में भी पहुँचे। कागज बनाने की कला वहाँ पहले ही जा चुकी थी। चल टाइप के आविष्कार ने
मुद्रण को नया स्वरूप दिया। इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है, जिसने सन 1400 से 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया। उसकी 428 पंक्तियों की बाइबिल, गुटेनबर्ग बाइबिल को कई विद्वान दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक मानते हैं। वैसे यह दावा दूसरी पुस्तकों के लिए भी किया जाता है। संभवतः सन 1300 के आसपास छपी एक कोरियाई धार्मिक पुस्तक अब तक उपलब्ध पुस्तकों में सबसे पुरानी है। इस पुस्तक में चल टाइप का प्रयोग नहीं हुआ है। मुद्रण के आविष्कारों से पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुला। इस तरह ज्ञान के प्रसार और स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ीं। ज्ञान अब तक छोटे से वर्ग के हाथ में था। पुस्तकों और समाचार पत्रों ने उसका दायरा बढ़ाया और वह क्रमशः सर्वसुलभ होने लगे। मुद्रण की क्रांति विचारों की क्रांति की शुरुआत थी। इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है ना। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको आप लोग देखिए। जो भी प्रश्न हैं वो आपके चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। यदि कोई प्रश्न ना बने तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।